हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज ये संडे डोज है एक तरीके का। इससे पहले हम क्या कर रहे थे, यूनिट वाइज चीज़ें दे रहे थे। अभी क्या है, थोड़ा मिक्स आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। अपने आप को एनालिसिस कीजिए और बताइएगा आपके मार्क्स कितने आ रहे हैं। ठीक है, बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन पे। पहला प्रश्न हमारे पास है, द मोस्ट बेसिक कैटेगरी इन मैस्लोस हायरार्की ऑफ ह्यूमन नीड्स इज। आप लोगों को याद होगा, मैस्लो जो है उन्होंने मोटिवेशन यानी कि अभिप्रेरणा पे रिलेटेड अपनी एक थ्योरी दी थी। तो उनकी जो थ्योरी थी उसके अंतर्गत ये पूछ रहा है। और याद रखिएगा, ऐसा भी आ सकता है पेपर में, किस चीज़ की थ्योरी दी थी। तो नीड की थ्योरी दी थी, आवश्यकता की थ्योरी दी थी। ठीक है, तो उस वो जो मानव आवश्यकताओं की जो श्रृंखला उन्होंने बताई थी, उसमें मूलभूत वर्ग कौन सा है, यानी कि सबसे पहला सबसे निचला कौन सा था। ठीक है, बिलोंगिंगनेस यानी कि अपना अपनेपन की आवश्यकता, लव नीड्स यानी कि प्रेम की आवश्यकता, फिजियोलॉजिकल नीड्स यानी कि शारीरिक आवश्यकता, या सोशल नीड्स सामाजिक आवश्यकता। तो आई होप ये सभी को याद होगा। अगर आप लोगों ने मैस्लो पढ़े हैं तो सबसे पहले फिजियोलॉजिकल नीड्स के बारे में बात करते हैं। सबसे निचला जो स्तर होता है उसमें शारीरिक आवश्यकता के बारे में मैस्लो बात करते हैं। तो ये देखिएगा, इस तरीके से उन्होंने एक ट्राइंगल सा बनाया था। ठीक है, सबसे पहले आपकी आती है फिजियोलॉजिकल नीड्स। सबसे पहला नंबर पे आपकी आती है फिजियोलॉजिकल नीड्स। ठीक है, यानी कि शारीरिक आवश्यकता को सबसे पहले नंबर पे इन्होंने रखा। दूसरे नंबर पे अगर हम बात करें तो दूसरे नंबर पे है सेफ्टी नीड्स। सेफ्टी की जो नीड्स होती हैं, ठीक है, बचाव के लिए या सेफ्टी के लिए, दूसरे नंबर पे सेफ्टी की नीड्स होती हैं। तीसरे नंबर पे अगर बात करें, तीसरे नंबर पे होती है बिलोंगिंगनेस वाली नीड्स, यानी कि ये वाली नीड्स। ठीक है, याद रखिएगा, थोड़ा सा इसको समझते हैं। ये मैंने बनाया, ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा। सबसे पहला नंबर है फिजियोलॉजिकल नीड्स का, दूसरा नंबर है सेफ्टी नीड्स का। ठीक है, सुरक्षा बचाव ये सब चीज़ें आएंगी। तीसरे नंबर पे आती हैं आपकी बिलोंगिंगनेस वाली नीड्स। चौथे नंबर पे आती हैं आपकी, अब देखिए बिलोंगिंगनेस जो है, या बिलोंगिंगनेस भी कहते हैं इसको बहुत जगह, बिलोंगिंगनेस के साथ ही एफिलिएशन, सोशल नीड्स ये सब भी आती हैं। ठीक है, चौथा है आपका एस्टीम की नीड्स होती हैं चौथे में। ठीक है, और पांचवा होता है आपका सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, जिसके अंतर्गत क्या होता है कि आप कितना अपने आप को जान पा रहे हैं, स्व अनुभूति, ये सब। ठीक है, आई होप आप लोगों को चीज़ें समझ में आई हो। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। तो इसका आंसर आप लोगों को पता चल ही गया होगा, शारीरिक आवश्यकता इसका आंसर था। ठीक है, अगला प्रश्न है, स्टैनफोर्ड बिनेट टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस इज अ। देखिए याद रखिएगा, आप लोगों को सभी को पता होगा, इंटेलिजेंस टेस्ट जो होता आपके होते हैं वो अलग अलग तरीके के होते हैं, राइट। तो जो बुद्धि परीक्षण है, वो बुद्धि परीक्षणों के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। इंटेलिजेंट टेस्ट जो आपके हैं, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे सबसे पहले आपके आते हैं वर्बल, यानी कि शाब्दिक, आप इन्हें कह सकते हैं, है ना, वर्बल टेस्ट। ठीक है, दूसरा आपका हो जाएगा नॉन वर्बल टेस्ट, यानी कि अशाब्दिक टेस्ट। तीसरा आपके हो जाएंगे परफॉर्मेंस टेस्ट, यानी कि क्रियात्मक टेस्ट। समझ रहे होंगे आई होप आप। वर्बल के अंदर भी आते हैं आपके दो तरीके के। ठीक है, दो तरीके के आते हैं वर्बल के अंदर। एक होता है व्यक्तिगत परीक्षण, एक होता है सामूहिक, यानी कि आप कह सकते हैं इंडिविजुअल टेस्ट और ग्रुप टेस्ट। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे नॉन वर्बल के अंदर भी ऐसी होता है, आपका आ जाएगा इंडिविजुअल टेस्ट और ग्रुप टेस्ट। ठीक है, तो आई होप आप लोग को समझ में आ रहा हो। मैंने क्या बताया, सबसे पहले मैंने कहा इंटेलिजेंस के जो टेस्ट हैं वो तीन तरीके के हैं, वर्बल, नॉन वर्बल और परफॉर्मेंस। वर्बल को भी दो भागों में बांटा जा सकता है, इंडिविजुअल और ग्रुप टेस्ट। नॉन वर्बल को भी दो भागों में बांटा जा सकता है, इंडिविजुअल और ग्रुप टेस्ट। इंडिविजुअल मतलब अकेला होगा, जिसमें व्यक्तिगत परीक्षण होगा जो, और ग्रुप टेस्ट मतलब सामूहिक होगा जो। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया हो। अब बात करते हैं आगे। तो देखिए, स्टैनफोर्ड और बिनेट ने अपने इंटेलिजेंस का जो टेस्ट दिया था, उन्होंने वर्बल चीज़ों के बारे में बात की थी। बहुत फेमस टेस्ट है। ठीक है, कुछ ही आपके ज़्यादा फेमस हैं, सारे भी इतने ज़्यादा फेमस नहीं है। जैसे आप लोगों को पेपर की दृष्टि से जो पढ़ने हैं, मैं थोड़ा थोड़ा बता देती हूँ। आर्मी अल्फा हो गया, आर्मी बीटा हो गया, है ना, इंटेलिजेंस टेस्ट के बहुत ज़्यादा फेमस टेस्ट हैं। जैसे मिनीसोटा हो गया आपका, और ये क्या बोलते हैं, इंडिविजुअल टेस्ट और ग्रुप टेस्ट में अगर हम बात करें, कुछ ही हैं जो बहुत ज़्यादा फेमस है, वो पढ़ के ले जाने थोड़ा ज़्यादा ज़रूरी है पेपर की दृष्टि से। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आ रही हूँ। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न हमारे पास है, प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑटो इंस्ट्रक्शन इज बेस्ड ऑन द थियरी और गिवन बाय। प्रोग्राम अनुदेशन जो है एक स्व अनुदेशन का उदाहरण है। यह किसके द्वारा या किस सिद्धांत द्वारा प्रतिपादित है, ठीक है, आधारित है। तो ध्यान दीजिएगा आप लोग, डेविड ऑसुबल, बीएफ स्किनर, अल्बर्ट बंड्यूरा, या फिर बेंजामिन एस ब्लूम। ठीक है, बीएस ब्लूम भी आप लोगों को सभी को याद ही होंगे, क्योंकि लेसन प्लान से रिलेटेड भी एक टॉपिक सिलेबस में दिया है, तो याद रखिएगा, वहाँ से इंपॉर्टेंट हो जाता है। वहाँ से कुछ चीज लोग हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट जाते हैं, मॉरिसन इंपॉर्टेंट जाते हैं, हर्बर्ट इंपॉर्टेंट जाते हैं, और हमारे बीएस ब्लूम। ठीक है, तो प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन जो है या प्रोग्राम अनुदेशन जो है, आप लोगों को सभी को पता होगा, ये बीएफ स्किनर के द्वारा इसके बारे में बात की गई है। ठीक है, तो बीएफ स्किनर हमारे क्या हो जाएंगे, राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, इसी के साथ साथ स्किनर ने किस पे एक्सपेरिमेंट किया था, कमेंट में जरूर बताइएगा। और इनकी थ्योरी का नाम क्या है, ऑपरेंट कंडीशनिंग, यानी कि क्रिया प्रसूत अनुदेशन इनकी थ्योरी का नाम है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न पे।
अगला प्रश्न हमारे पास है, हु अमंग द फॉलोइंग साइकोलॉजिस्ट्स डेवलप फर्स्ट सिस्टमेटिक थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी। देखिए व्यक्तित्व की आपने बहुत सारी थ्योरीज पढ़ी होंगी, लेकिन पहली बार सिस्टमेटिक तरीके से जो बात की गई, फर्स्ट सिस्टमेटिक थ्योरी जिसे कहा जाता है, वो कौन सी है? एरिक्सन, सिगमंड फ्राइड, हैरी स्टैक सुलिवन या कार्ल गुस्ताव जुंग, या युंग भी इनको बहुत सारी जगह बोला जाता है। तो एरिक्सन की थ्योरी तो लाइफ स्पान थ्योरी है, जिंदगी जीवन पर्यंत चलने वाली थ्योरी इनको इनके नाम से कहा जाता है। अगर आपको याद रखना है तो TAI⁴GE करके एक ट्रिक बनाई हुई मैंने, ठीक है, जिसमें ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, ऑटोनॉमी वर्सेस शेम, फिर है इनिशिएशन वर्सेस गिल्ट, ठीक है, फिर है आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन, ठीक है, इस तरीके से। फिर है इंटीमेसी वर्सेस आप कह सकते हैं एक स्टेज में जो अडल्ट वाली स्टेज आती है आपकी, स्टैग्नेशन, ठीक है, सॉरी इंटीमेसी होगी जिसमें, उसमें साथ ही साथ क्या होगा, वर्सेस आपका हो जाएगा आइसोलेशन, ठीक है। फिर इसके साथ साथ आपका जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन, फिर ईगो इंटीग्रेटेड वर्सेस डिस्पेयर, इस तरीके से था। आई होप आप लोग को चीज़ें समझ में आई हो। बढ़ते हैं आगे। तो ये सीधे सीधे इसका जो आंसर हो जाएगा ये है हैरी स्टैक सुलिवन, इनके द्वारा दी गई थी ये थ्योरी, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे, और सिगमंड फ्राइड के बारे में आपको पता होना चाहिए, साइको एनालिटिक थ्योरी, मनोविश्लेषणात्मक थ्योरी दी है, ठीक है, बहुत फेमस इनकी, जिसमें ईगो सुपर ईगो के बारे में ये बात करते हैं। साथ ही साथ साइकोसेक्सुअल थ्योरी भी इनके द्वारा दी गई है, ठीक है, जिसमें लिबिडो जो हमारी लाइफ स्टेंस हैं, इरोस और थैनेटोस के बारे में भी इन्होंने बताया है। जीवन जीने की इच्छा के लिए, कभी जीवन जीने की इच्छा के जैसे गुण उत्पन्न होते हैं, कभी मरना चाहता है इंसान, ऐसी सोच आती है उसके अंतर्गत, तो ये सब, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। हु सेड पर्सनैलिटी इज लोकेटेड इन द ब्रेन, नो पर्सनैलिटी? रेमंड बर्नार्ड केटल, हेनरी ए मुरे, हंस जे आइसेंक या कर्ट लेविन, ठीक है। किसने कहा है कि मस्तिष्क जो मतलब व्यक्तित्व जो है मस्तिष्क में स्थित होता है, मस्तिष्क नहीं तो व्यक्तित्व नहीं, ठीक है। किसके द्वारा ये कहा गया है? बर्नार्ड केटल ने, मुरे ने, आइजेंक ने या लेविन ने? पॉज कीजिए और आंसर दीजिए। तो ये कहा गया है मुरे के द्वारा, जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस व्यक्ति हैं। आई होप आप लोगों को सभी को पता ही होगा, ठीक है। एक तो DL मोरेनो याद रखिएगा और एक मुरे याद रखिएगा, क्योंकि टेट वगैरह, टेट किसने दिया है, कैट किसने दिया है, साथ ही साथ सोशियोमेट्री समाज मिति किसने दी है, ये कुछ क्वेश्चन हैं जो इंपॉर्टेंट रहते हैं, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया हो। बढ़ते हैं आगे। कर्ट लेविन आप लोगों को सभी को याद ही होने चाहिए। कर्ट लेविन से एक्शन रिसर्च याद रखेंगे, साथ ही साथ एक्शन रिसर्च प्रतिपादित शब्द किसने किया है ये कमेंट में बताइएगा। अगला प्रश्न, द मॉडर्नाइजेशन ऑफ एजुकेशन कुड बी अचीव्ड थ्रू, ये सिलेबस में डाला गया है आधुनिकीकरण करके एक टॉपिक। वोकेशनलाइजिंग द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग करंट साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट इन द करिकुलम, मतलब पहले इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं हिंदी में भी। शैक्षिक आधुनिकीकरण की प्राप्ति कैसे हो सकती है? शैक्षिक संस्थाओं के व्यवसायीकरण द्वारा, पाठ्यचर्या में वर्तमान वैज्ञानिक और तकनीकी विकास को स्थान देकर, पाठ्यचर्या के आपके तरीके से कह सकते हैं फ्रिक्वेंटली, लगातार, मतलब सतत उसमें परिवर्तन करके, ये सतत होना चाहिए था यहाँ पे। इम्प्रूविंग द स्कूल एंड कॉलेजेस, विद्यालयों और महाविद्यालयों की उन्नति करके। देखिए आधुनिकीकरण कैसे होगा? आधुनिकीकरण का सही मतलब क्या है? जब समाज में जो चीज़ें बदलती जा रही हैं, जो नए एडवांसमेंट आ रहे हैं, उसको भी शिक्षा में कैसे आप शामिल कर सकते हैं और उसके थ्रू कैसे शिक्षा को प्रभावित बना सकते हैं, यही तो आधुनिकीकरण है एक्चुअल में। तो क्या है? पाठ्यक्रम में वर्तमान वैज्ञानिक और तकनीकी विकास को स्थान देकर, ठीक है, हम क्या कर सकते हैं? आधुनिकीकरण की प्राप्ति हो सकती है शिक्षा में। बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारे पास है, द UGC वॉज एस्टेब्लिश इन आवर कंट्री। UGC जो है उसकी स्थापना हमारे देश में कब हुई? इसका फुल फॉर्म है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। कब इसकी स्थापना हुई? तो 1953 में। अगर हमारे देश में इस कब हुई थी, किस साल में हुई थी, आया था, तो 1953 आएगा, ठीक है। जबकि इसी की जगह पे अगर ऐसा पूछ दे कि स्टैच्यूटरी बॉडी कब बनी, एक ऑर्गेनाइजेशन के रूप में UGC कब हुई, तो 1956 हो जाएगा तब आंसर, ठीक है। बनी कब है, इस्टेब्लिश कब हुई है? 1953 में। लेकिन आप एक तरीके से कह सकते हैं स्टैच्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन के रूप में आई है 1956 में, ठीक है। बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न में। तो अगला प्रश्न है, ये राधाकृष्ण यूनिवर्सिटी इंडिविजुअल नहीं डाला गया है सिलेबस में, लेकिन एजुकेशन करके एक टॉपिक आपके सिलेबस में अलग से है, शिक्षा करके। तो शिक्षा के अंतर्गत सभी आ जाएगा, वैदिक काल हो गई, चाहे बौद्धिक काल हो गया, चाहे ये राधाकृष्ण हो गया, हंटर आयोग हो गया, है ना, वर्धा समिति हो गई, सभी आ जाएंगे इसके अंतर्गत। तो बात करते हैं डॉक्टर राधाकृष्णन यूनिवर्सिटी जो थी, मतलब राधाकृष्णन आयोग की जो रिपोर्ट थी, उन्होंने धार्मिक शिक्षा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य बताया है? धार्मिक शिक्षा आध्यात्मिक शिक्षा की ओर ले जानी चाहिए। सामाजिक शिक्षा के दो ध्रुव, नैतिक और धार्मिक शिक्षा हैं।
उच्च शिक्षा स्तर पर धार्मिक शिक्षा आवश्यक है। हमें धार्मिक शिक्षा नहीं चाहिए किंतु धर्म संबंधी शिक्षा आवश्यक है। तो देखिए क्या है, ये जो थी 1948 के आसपास आई थी, है ना, इन्होंने बात करी, इन्होंने देखा कि हमारे देश में उस टाइम पे हायर एजुकेशन सिस्टम इतना अच्छा नहीं था। इन्होंने कहा क्या ऐसा इम्प्लीमेंटेशन किया जाए कि हमारा जो देश है वो अच्छा विकासात्मक देश के रूप में उभरे। तो 3 इन्होंने यूनिवर्सिटीज़ उस टाइम पे बहुत मेन थी, आप लोगों को पता ही होगा। कोलकाता में एक प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी थी, मद्रास यूनिवर्सिटी थी, और एक आई थिंक आप लोग बताइए कमेंट में, दिल्ली की थी या कि बॉम्बे से थी, ठीक है, दिल्ली से ही थी करके, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पे क्या कहा राधा कृष्ण राय ने, इन्होंने ऐसा कहा था कि हमें धार्मिक शिक्षा नहीं चाहिए किंतु धर्म संबंधी शिक्षा आवश्यक है। अगर आप धर्म संबंधी शिक्षा आवश्यक रूप से बताएंगे, उसका उसका स्पेसिफिकेशन बढ़ेगा, तो चीज़ें क्या होंगी, लोगों को समझ में आएंगी। ये जो भेदभाव छेड़खानी जो होती है ये धर्म के नाम पे, ये नहीं होगी, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। लेट नेचर एंड एक्सपीरियंस बी योर गाइड इज डिक्लेयर्ड डिक्टम ऑफ। प्रकृति और अनुभव को अपना निर्देशक बनने दो, यह कथन निम्न में से किसका घोषित सूत्र है? व्यवहारवाद, यथार्थवाद, प्रकृतिवाद या अस्तित्ववाद। व्यवहारवाद को प्रयोजनवाद भी कहा जाता है, कंफ्यूजन मत करिएगा, ठीक है। तो आपको क्या लगता है, पॉज कीजिए और आंसर दीजिए, क्या हो सकता है इसका एक आंसर? तो देखिए यहाँ पे प्रकृति और अनुभव को अपना निर्देशक बनने दो। प्रकृतिवाद कहता है कि बच्चे को प्रकृति में छोड़ दो, प्रकृति ही उसे सिखाएगी, प्रकृति ही उसे, मतलब एक तरीके से प्रकृति में की गोद में आप उसे छोड़ दो, हर तरीके की चीजें वहीं से सीखेगा। तो प्रकृतिवाद ये कहता है, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट इज एम्फेसिस्ड बाई स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद जी ने निम्न में से कौन से प्रत्यय पे जोर दिया? एकीकृत शिक्षा, समरसता के लिए शिक्षा, मनुष्य निर्माणकारी शिक्षा या नागरिकता के लिए शिक्षा, ठीक है। तो कभी भी याद रखिएगा, अगर स्वामी विवेकानंद आ गए तो स्वामी विवेकानंद ने बात करी है मनुष्य के लिए शिक्षा, यानी कि मैन मेकिंग एजुकेशन के बारे में बात करते हैं स्वामी विवेकानंद। एकीकृत शिक्षा के बारे में बात आएगी तो इंटीग्रेशन या इंटीग्रल एजुकेशन जहाँ पे भी आ जाएगा, अरविंद और अरविंदो जो थे, अरविंद श्री अरविंद ने इसके बारे में बात की है, ठीक है। गांधी जी ने बात की है बेसिक शिक्षा के बारे में, ठीक है। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने कोई स्पेसिफिक शिक्षा के बारे में बात नहीं की, लेकिन कहीं ना कहीं प्रकृतिवाद को क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं। बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, रियलिटी इज स्टिल इन मेकिंग इज अ प्रिंसिपल ऑफ रियलिज्म, प्रेगमेटिज्म, नेचुरलिज्म और एग्जिस्टेंशियलिज्म। मतलब कहने का मतलब है यथार्थ अभी भी बन रहा है, यह किस दर्शन का क्या है, सिद्धांत है? यथार्थवाद का, प्रकृतिवाद का, व्यवहारवाद का या अस्तित्ववाद का? तो ये जो कथन है आप लोग समझ भी पा रहे होंगे, रियलिटी से रिलेटेड बातें करता है, रियलिटी बनने से रिलेटेड बातें करता है। प्रैग्मेटिज्म यानी कि व्यवहारवाद कह लीजिए या प्रयोजनवाद कह लीजिए, ठीक है। तो प्रयोजनवाद का ये क्या है, कथन है। यथार्थ को देख के यथार्थवाद के साथ मत चल जाइएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गांधीयन एजुकेशन। मतलब जो गांधी जी थे उनकी जो शिक्षा प्रणाली थी, उस निम्न में से क्या उनकी शिक्षा प्रणाली की एक विशेषता नहीं है? समाज में रहना तथा अध्यापक आदर्श के रूप में, यानी कि आदर्श अध्यापक के रूप में। अगला है बुद्धिमत्तापूर्ण उत्पादक शारीरिक कार्य करना, अहिंसा प्रिय लोक तथा समाज, द्रव्य विज्ञान में दक्षता तथा प्रौद्योगिकी। याद रखिएगा गांधी जी ने बात करी, क्राफ्ट वगैरह की बात करी, स्किल और क्राफ्ट आप बच्चों में डेवलप कीजिए, व्यवसायीकरण को बढ़ावा दीजिए एक तरीके से, क्योंकि अगर आप बच्चों में स्किल डेवलप करेंगे तो कुछ ना कुछ खा ही लेगा, कल के दिन में बेरोजगार नहीं मरेगा, ठीक है। तो जो वोकेशनलाइजेशन का कॉन्सेप्ट है, जो अभी 6th क्लास से हमारी जो नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 2020 में डाला गया है, वो गांधी जी के ही थॉट से प्रेरित था। साथ ही साथ अब देखिए समाज में अध्यापक एक आदर्श रूप में रहे, ये तो वही गांधी जी कहेंगे। बुद्धिमत्तापूर्ण उत्पादक शारीरिक कार्य, ये वही फिजिकल वो एजुकेशन भी, मतलब बच्चा अगर कार्यरत करेगा तो अच्छा इनपुट रहेगा। अहिंसा प्रिय तथा लोक समाज, ये भी बातें करते थे गांधी जी। लेकिन याद रखिएगा गांधी जी ने कभी भी ना ऐसा नहीं कहा कि आप विज्ञान में बिल्कुल दक्ष हो जाओ और प्रौद्योगिकी यानी कि जो टेक्नोलॉजी वगैरह है इन चीज़ों में आप बहुत ज़्यादा घुस जाओ। गांधी जी ऐसा कोई बात नहीं करते हैं, इन्होंने ये वाला पॉइंट बिल्कुल नहीं दिया है। गांधी जी ने मास्टरी ओवर मटीरियल साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में किसी तरीके की कोई बात नहीं की है, बाकी सब चीज़ों में बातें की हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, एकदम राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया हो, क्योंकि नहीं पूछा था तो यही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारे पास है, निम्न में से कौन सा प्रत्यक्ष आंकड़ों की वैधता को स्वीकार करता है? व्यवहारवाद, आदर्शवाद, प्रकृतिवाद, अस्तित्ववाद। द वैलिडिटी ऑफ एम्पेरिकल डेटा एज अ सोर्स ऑफ नॉलेज इज जनरली एक्सेप्टेड बाई। तो क्या लगता है आपको, कौन सा ऐसा है जो प्रत्यक्ष आंकड़ों की वैधता को स्वीकार करता है?
तो चूंकि ये तो नाम से ही समझ में आ रहा है, तो ये होमवर्क क्वेश्चन हो गया आप लोगों के लिए, ठीक है। जल्दी से मुझे बताइएगा क्या होगा इसका आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता का सिद्धांत एक मूल अवयव है आदर्शवाद का, यथार्थवाद का, अस्तित्ववाद का या व्यवहारवाद का। कहने का मतलब है प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंस जो था इज अ फंडामेंटल टेनेट ऑफ, ठीक है, किसने कहा है इसके बारे में। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा प्रैग्मेटिज्म, ठीक है, व्यवहारवाद कहता है ऐसा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारे पास है, प्रवृत्तियों की शिक्षा निम्न में से किसका पृथक योगदान है। व्यवहारिक शिक्षा, अस्तित्ववादी शिक्षा, आदर्शवादी शिक्षा या प्रकृतिवादी शिक्षा। एडुकेशन ऑफ इंस्टिंक्ट इज कंसिडर्ड एज एन यूनिक कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ, किसने इसके बारे में बात की है। तो इसका आंसर है आइडियलिस्टिक एजुकेशन, ठीक है। और एक बार ये प्रश्न एक और बार किसी और चीज में भी आया हुआ था, उसमें आदर्शवादी ऑप्शन में नहीं था, रियलिज्म था, तो इसको ना मान के रियलिज्म माना गया था, ठीक है। तो कैसा लगा आज का सेशन आपको, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप बता सकते हैं। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब आप कर सकते हैं हमारे चैनल को, ठीक है। और ज़रा सजेशन दीजिएगा कि क्या आपको लगता है कि किस चीज़ में बनानी चाहिए, आपके पास क्या चीज़ें ऐसी लग रही है आपको कि नहीं आ पा रहा है समझ में, हम उस पर वीडियो लेके आएंगे, ठीक है। थैंक यू।